हम आगे बढ़ेंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे टैलेंट से आपको मिलवाना है। कोई वैसे कैनवस पर रंग बिखेरता है तो कोई पेंसिल चलाकर जो है नक्शा खींच डालता है, लेकिन एक आर्ट ऐसा भी है जो गिरहें लगाने से बनता है। बिल्कुल। कराची के रहायशी अफशीन अंजुम ने बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह को खराज अकीदत पेश करने के लिए मकरामे आर्ट की मदद से उनका पोर्ट्रेट बनाया और अफशीन अंजुम ने तकरीबन 1.5 माह के दौरानिए में बानी पाकिस्तान की तस्वीर बनाई है। उन्होंने रोज़ाना की बुनियाद पर 18 से 19 घंटे लगातार काम किया। अफशीन ये कहती हैं कि अब तक पाकिस्तान में तो क्या, बैनुल अक़वामी सतह पर भी इतना बड़ा मैक्रामे आर्ट पोर्ट्रेट किसी ने नहीं बनाया है। तो अफशीन से बात कर लेते हैं। बिल्कुल, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम, गुड मॉर्निंग अफशीन, कैसी हैं आप? पहले तो बताइएगा हमें, आपको ये आर्ट बनाने का ख्याल कैसे आया और इस आर्ट में आपने कैसे सोचा कि आपने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह की ही पोर्ट्रेट बनानी है? जी वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले ये कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा कोई हस्ती हो नहीं सकते थे कि जिनके बारे में मैं पहले सोचती। मेरे जहन में काफ़ी अरसे से था कि इस स्किल से, इस टेक्निक से मुझे पोर्ट्रेट तैयार करना है। और जब 2 अगस्त को मैंने ये प्लान आउट किया तो मुझे सबसे पहले कायद आज़म का ही एक चेहरा मेरे सामने आया था कि यही डिज़र्व करते हैं कि पहले इनके ऊपर काम किया जाए। मोटिवेशन बिहाइंड वॉज के जो इंटरनेशनल हमारे मैक्रामे मेकर्स फेलोज थे वो काफ़ी सारे पोर्ट्रेट अटैम्प्ट करते थे और पाकिस्तान में अभी तक इस स्किल को यूज़ करते हुए किसी ने कुछ बनाया नहीं था। तो मेरे पास एक हुनर था, तो मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि इफ़ आई एम एबल टू डू दिस, तो मैंने फिर ये फ़ौरन अटैम्प्ट किया कि मुझे करना चाहिए, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह से ये जी कंप्लीट हुआ काम। ठीक है अफशीन, कब से आगाज़ किया था, इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी? ये आप समझिए कि 2014 में मैंने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को एक तरह से गुड बाय बोला। तो उसके बाद फिर मुझसे फारिग बैठा नहीं गया और मैंने जो है कोई ना कोई हॉबी अडॉप्ट की। इसके अंदर मकरामे जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद आया और फिर 2018 तक आप समझिए कि सेल्फ टॉट था ये, और मैंने अपने आप को इस तरह से स्किल को पॉलिश किया। 2018 के अंदर मुझे ये लगा कि नाउ आई एम एबल टू क्रिएट थिंग्स, तो मैंने फिर फंक्शनल और प्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स जो है मकरामे के वो बनाना शुरू किए। बिल्कुल। अच्छा, मकरामे से जो आर्ट है ये कोई आसान काम नहीं है, आपने सीखा कैसे था और सीखने में कितना टाइम लगा आपको? देखिए, सीखने में ऐसे था कि मैंने एक नॉट सीखी थी और आप यकीन जानिए कि मैंने एक आर्ट एंड क्राफ्ट स्कूल ज्वाइन किया था। ये लाहौर में बेस था, वोकेशनल स्कूल। वहाँ पर एक मेरी सीनियर स्टूडेंट थी, उनके पास एक बैग मैंने देखा था। अच्छा। तो वो बैग के अंदर ये नॉट थी, तो उनसे मैंने एक नॉट सीखी और उसके बाद ये सेल्फ टॉट था क्योंकि कोई सिखाने वाला मिल नहीं रहा था ऐसा टीचर मुझे। तो फिर वो एक शौक था, करते 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 यहाँ तक आ गई बात और अब अल्लाह का शुक्र है कि मैं सिखा भी सकती हूँ लोगों को। अब इस तरह से ये पॉलिश हो चुकी है स्किल। ज़बरदस्त। वैसे अच्छा अफशीन, ये आपने खुद, आप कह रही कि ये आपने खुद से सीखा, मतलब एक नॉट के बाद आपने ये इतना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पोर्ट्रेट बनाया है। अब आपने जिस तरह से आप कह रही कि आपको तो कोई नहीं मिला था, लेकिन अब आपने सिखाने के जो है अज़्म, मतलब आपने लिया कि अब आपने सिखाना है, तो इसके लिए कुछ काम कर रही हैं अभी? जी बिल्कुल। मैं इसको बिल्कुल सिखा रही हूँ और आज से नहीं, तकरीबन 1.5-2 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रही हूँ। मैं डिफरेंट एक तो ई-लाइन हमारे पोर्टल्स हैं वहाँ से सिखा रही हूँ, वेबसाइट्स हैं वहाँ से। दूसरा मैं अपने जूम पे भी क्लासेस ले रही होती हूँ और प्राइवेटली भी सिखा रही हूँ मैं इसको। ठीक है, ये भी हमें बताइएगा कि मज़ीद क्या इरादा है, जहन में कौन कौन सी शख्सियात हैं जिनका बनाना है? कुछ कज़न्स भी हैं, घर में बहन भाई भी हैं, अम्मा अब्बा भी हैं जो कहते हैं कि ये तुम क्या बना रही हो, हमारा भी बनाओ। और अम्मा कहती होंगी कि देखो ये बेडशीट है, बेडशीट के हवाले से कोई चीज़ करो, या इस तरह की चीज़ें जो घर के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं। फरमाइशें तो आती होंगी। जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपको बताऊं, जब 2018 में मैंने काम किया था तो मुझे सिर्फ फरमाइशें ही आती थी और पूरा 1 साल मैंने सिर्फ फरमाइशें पूरी की हैं। अच्छा। और लोगों की फरमाइशें पूरी करते करते ही मेरी स्किल जब लोगों ने देखी फिर ही मुझे एक्चुअली फिर प्रोफेशनली मुझे आगे बढ़ने का मौका भी मिला। अब मेरा इरादा यह है कि इलामा इकबाल का मैंने पोर्ट्रेट जो है वो तैयार करना है, उस पर काम शुरू कर दिया है, वो इसी स्केल पे होगा। लेकिन इसके बाद जो है मैं जैसे एक इमेजिन करती हूँ कि एक जिस तरह एक राउंड वॉल है और उसके ऊपर हमारे जितने हीरोज़ हैं, नेशनल हीरोज़ हैं, उनके भी पोर्ट्रेट होंगे इंशाल्लाह ताला। और जितने हमारे वेल नोन म्यूजिशियंस हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, उन सबके मैं बनाना चाह रही हूँ और मैंने इसके ऊपर वर्किंग बाकायदा शुरू कर दी हुई है। अच्छा, यानी कि होमवर्क जो है वो आपने भी तकरीबन जो है हम कह सकते हैं कि कंप्लीट कर ही लिया हुआ है चीज़ों के लिए, लेकिन आपने इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी शुरू हो चुका है। अच्छा जी, ज़बरदस्त। अफशीन, आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी कोशिशें कर रही हैं कि उसमें नाम दर्ज कराएं, उसके बारे में ज़रा बताइएगा।
जी उसका इस तरह से हुआ कि जब मैं ये बना रही थी तो मुझे ये आइडिया था कि नेशनली तो ये किसी ने भी नहीं किया हुआ, इंटरनेशनली मुझे कंफर्म करना था, और अब बाय नाउ ये कंफर्म हो चुका है कि इतना बड़ा स्केल किसी ने अटेम्प्ट नहीं किया। तो मैंने जो है वो एप्लीकेशन प्रोसीड करना शुरू कर दी है। ऑल द एविडेंसेस जो वो लोग मांगते हैं वो अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास मौजूद हैं। सो नाउ लेट्स सी अल्लाह की मर्जी से आगे क्या होता है। ठीक है अफशीन, आप हमें ये भी बताएं कि कितना टाइम लग जाता है। अब मतलब साइज़ पे यकीनन डिपेंड करता होगा, लेकिन एक जो नॉर्मली इंटरनेशनली हम देखें कि जो एक साइज़ चल रहा है उसमें कितना आपको टाइम लग जाता है एक तैयार करने में? जी देखिए जो ये वाला स्केल है ये तो 4.3 इसकी विड्थ है, फीट के अंदर मैं बता रही हूँ, और 5.4 इसकी लेंथ है। अच्छा। तो ये जो स्केल है ये तो आप समझिए कि 450 आवर्स मिनिमम लेवल पे रख के मैंने आपको बता रही हूँ 450 आवर्स मुझे लगे हैं इसके अंदर, दिन रात मेहनत की। अगर आप एक पोस्टर साइज या एक नॉर्मल स्केल रखें तो उसके अंदर आपको लाइक 10 to 15 डेज के अंदर वो इजीली कंप्लीट हो सकता है। ठीक है अफशीन, गुड लक आपको। जो आपका अज़्म है, आपने अपनी प्रोफेशनल लाइफ को साइड पे रखा, फिर फ्री थी, उसमें इतना क्रिएटिव काम किया, तो क्रिएटिव काम घर में बैठे बैठे हो सकते हैं। ये भी आप हमें मैसेज देके जा रही हैं। बहुत गुड लक आपको, खासतौर पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए। बहुत शुक्रिया सॉफ्टवेयर पाकिस्तान का, आप हिस्सा बने। कैसा टैलेंट मौजूद है, अगर आप घर में फ्री हैं तो आप क्यों नहीं कुछ कर सकते? आप देखें कि वो उन्होंने कहा कि सिर्फ उन्हें एक नॉट जो है उन्होंने वो बनाना सीखी थी, तो उनको कहीं से सीखने को कुछ मिल नहीं रहा था, और उसके बाद उन्होंने फिर खुद से ही ट्राई करते करते उन्होंने आज देखें कायदे आज़म का पोर्ट्रेट इतना बड़ा, ऊपर से इतने बड़े स्केल पे उन्होंने बनाया कि वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए भी क्वेश्चन जो है कर रही हैं। हम उम्मीद करते हैं और हम उनको दुआ भी करते हैं कि वो उसमें अपना नाम जो है दर्ज करवा सकें। अच्छा, पता नहीं पाकिस्तान में टैलेंट बढ़ता जा रहा है या फिर अब सामने आता जा रहा है? सामने आता जा रहा है, मेरा तो यही ख्याल है। लेकिन वो तो सामने आता जा रहा है, वो कोविड की मुझे लगता है उसकी वजह से भी कुछ है कि जो फारिग बैठे थे ना लोग, वो अपना टैलेंट जो है वो दिखा रहे हैं घर बैठ के फारिग। लेकिन उसमें तो चले कन्फ्यूजन होगी, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹10.5 फी लीटर तक इजाफे का अब इम्कान है। अच्छा, कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को मौसूल हो गई और हतमी फैसला जो है वो आज वज़ीर आज़म साहब की मुशावरत से किया जाएगा, और एक बार फिर से पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने का इम्कान है। और कीमतों में इजाफे की समरी वजारत ख़जाना को मौसूल हो चुकी है। ISP डीजल की कीमत में ₹10.5 और पेट्रोल की जो कीमत है उसमें ₹1 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, और मिट्टी के तेल की कीमत में ₹5.5 फी लीटर इजाफे की तजवीज़। अच्छा, ये तजावीज़ सामने। इसके अलावा लाइट डीजल ऑयल की कीमत में भी ₹5.5 फी लीटर इजाफे की तजवीज़ है, और आज फैसला करेंगे वज़ीर आज़म इमरान खान से। मेरा ख्याल है उसके उनकी मुशावरत के बाद ही फैसला होगा दस्तखत के बाद पता लग जाएगा कितनी जो है कीमतें बढ़ेंगी फिर। अच्छा, वैसे ये भी मुमकिन होता है कि जब ज़्यादा की समरी आ जाती है उसमें कम का इजाफा होता है, तो वो भी एक बड़ी मुस्बत चीज़ दिखाई जाती है कि जी कि वो तो ज़्यादा की समरी थी लेकिन कम पे किया, लेकिन अवाम पर बोझ पड़ता है। और जब भी हम देखते हैं खासतौर पर डीजल की कीमत को देखा जाए, महंगाई बढ़ती है, ट्रांसपोर्टेशन जो है उसके किरायों में इजाफा हो जाता है, और फिर आपने जो खाने पीने की अशिया, इधर से सब्जियां आ रही होती हैं, वो भी कॉस्ट बढ़ जाती है, और हम महंगाई का एक नया तूफान आता हुआ देखते हैं आज क्या फैसला होता है इसके ऊपर। बिल्कुल, आज क्या फैसला होगा वो देखना है। और अब हम आगे बढ़ेंगे। PCB के चेयरमैन रमीज़ राजा साहब ने कौमी क्रिकेट के मामलात पर अब अवाम को एतमाद मिलने का फैसला किया, और एक ट्वीट में उन्होंने बताया कि वो हर हफ्ते लाइव सेशन के जरिए सवालों के जवाब भी देंगे। वो खुले दिल और साफ शफाफ अंदाज में काम करने की कोशिश करेंगे। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट और शायकीन के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा बांग्लादेश जो है वो अब कंफर्म हो गया। हाँ जी, और कौमी टीम जो है वो T20 वर्ल्ड कप के बाद सीरीज़ के लिए बांग्लादेश की मेहमान बनेगी। जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी ऐलान किया है कि कौमी क्रिकेट टीम 5 साल बाद बांग्लादेश का दौरा करेगी। और न्यूजीलैंड जैसा मामला हमारे साथ जो है ना, काश ना हो रहा हो, और वो पिचेस जो हैं उनको रीड करके एक टीम फाइनल करनी चाहिए कि जो बांग्लादेश में जाके खेलेगी और बांग्लादेश को थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकेगी, जिस तरह से बांग्लादेश के स्पिनर्स ने पीछे ही हमने देखा पिछली सीरीज़ में हालत की। हम बात करेंगे, हमारे साथ इस मौजूद हैं स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल गफ़ार साहब। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गफ़ार भाई, रमीज़ राजा साहब की बात कर लेते हैं। बड़े इस वक्त जो हैं वो एंथुजियास्टिक हैं, बड़े अच्छी बातें उन्होंने की हैं, बड़ी एग्रेसिव बातें उन्होंने की हैं। अब ये जो बात उन्होंने की, मैं आवाम को भी एतमाद में लूँगा, आप क्या देख रहे हैं कि पीछे सोच क्या है? वालेकुम सलाम और सुबह खैर सबको। और हमजा, मेरे ख्याल में क्योंकि एक ऐसे चेयरमैन हैं जो टेक्नोलॉजी के साथ और ब्रॉडकास्ट के साथ मुंसलिक हैं, तो मुझे तो कोई ताजुब नहीं हुआ कि वो अपने यूट्यूब चैनल पर लोगों से बात करेंगे, क्योंकि वो इससे पहले भी करते रहे हैं। उनके जो रमीज स्पीक्स उनका यूट्यूब चैनल है, वन ऑफ द मोस्ट व्यूड क्रिकेट यूट्यूब चैनल फ्रॉम पाकिस्तान एंड वन ऑफ द ऑब्वियसली इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड।
तो उनकी पहले भी ये अप्रोच रही है, वो बात करते रहे, बल्कि एक दो मरतबा तो मुझसे भी वही बात हो गई थी उनसे। इंटरव्यूज तो खैर अलग किए, लेकिन वहाँ बड़ी खुलकर बात उनसे 2-3 मरतबा हुई, तो अच्छी बात है, आप फीडबैक लेंगे। लेकिन मैंने कल भी एक शो में कहा था, हमदा आज भी कह रहा हूँ, 3 साल में 3 वर्ल्ड कप है, इस साल भी वर्ल्ड कप है, अगले साल भी वर्ल्ड कप है, उससे अगले साल ही वर्ल्ड कप है। तो हमारे यहाँ तो जनाब एक क्रिकेट वर्ल्ड कप, दूसरा मैक्सिमम आपका फ्यूचर डिसाइड करता है। तो बेस्ट ऑफ लक। देखें, मेरे ख्याल में तो अखलाकी तौर पे भी जो भी शख्स किसी काम पर आए तो हम सबको उसको बेस्ट विशेस करना चाहिए। उनके टेन्योर का आगाज है, कैपेबल है, बहुत क्वालिफाइड है, उनसे ज्यादा कौन पाकिस्तान क्रिकेट को समझ सकता है। दुआ कीजिए कि कामयाब रहे, अगर टीम अच्छी होगी तो हम सबको भी खुशी होगी। बिल्कुल। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, रमीज़ राजा साहब ने डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात किया, उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों की तनख्वाह भी बढ़ाएंगे, तो आप क्या समझते हैं कि इससे डोमेस्टिक क्रिकेट पर कोई असर पड़ेगा फिर? अब बिल्कुल अच्छी बात है, क्योंकि जी 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 गफ्फार भी सुन पा रहे हैं आप? देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेटर्स के जो सारे मामलात है ना, ये बहुत ज्यादा इस पे ना कंफ्यूजन थी, क्योंकि जो खिलाड़ी पहले बैंक में मुलाजिम थे, किसी कंपनी में मुलाजिम थे, अब उनकी मुलाजमत नहीं रही थी। और अभी भी मैं समझता हूँ हमजा, अगर आप सोचें क्रिकेटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये एक है मामला कि अगर मैंने एक सीजन परफॉर्म नहीं किया तो क्या होगा। अच्छी बात ये है कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर 90 क्रिकेट एसोसिएशन है, या जो बाकी रीजन्स हैं वहाँ पर जॉब मिलना शुरू हुई हैं। अब बट ये बड़ा इम्तिहान है कि क्या ये पूरी क्रिकेट फ्रेटर्निटी मिलकर पाकिस्तान क्रिकेट को क्या एक टॉप 3 पोजीशन पे ला सकेगी। देखें, हमें तीनों फॉर्मेट में एटलीस्ट टॉप 3 में होना चाहिए। अगर हम नहीं है तो फिर कोई भी चेयरमैन आ जाए, कोई चेयरमैन ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन चलें, जैसे मैंने कहा कि अब एक चौथे क्रिकेटर हैं अब्दुल हफीज कारदार और जावेद बर्की और एजाज भट्ट के बाद जिनको इस क्रिकेट बोर्ड की चेयरमैनशिप का ओहदा मिला है, तो बड़ा इम्तिहान है। और तब्दीलियां भी हुई हैं, बहुत सारी तब्दीलियां आगे भी होने वाली है, बहुत सारी चीजें वर्ल्ड कप के बाद भी होता हुआ देखेंगे। बट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस आम आदमी को कोई सरोकार नहीं है। जो इस वक्त हमारे शायकीन भी हैं, देखने वाले हैं, उनको सिर्फ पाकिस्तान टीम अगर अच्छा खेलते हुए दिखाई देगी तो रमीज राजा को पूरे 100 नंबर देंगे, और अगर कोई गड़बड़ होगी तो फिर भी रमीज राजा साहब को जो है वो ठीक है। गफ्फार भी ये बताइएगा कि उन्होंने मैनेजमेंट को बड़ा क्लियर एक मैसेज दिया, उनकी जो उस दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उससे ये लग रहा था कि वो ये मैसेज दे रहे थे कि भाई ये वन मैन शो होने जा रहा है, और क्रिकेट को आप सब में से ज्यादा मैं समझता हूँ, तो क्रिकेट को मैं देखूंगा, बाकी जो मैनेजेरियल मामलात हैं वो शायद आपका काम है, आप उनको देखते रहिएगा, शायद उसमें मुझे इतना एतराज भी नहीं होगा। लेकिन क्रिकेट सिखाने की कोई कोशिश न करें, ये मैसेज जो है शायद मैनेजमेंट के लिए था, ना ही इतना सख्त साफियों के लिए था, ना ही बाकी लोगों के लिए था, क्योंकि क्रिकेट तो सीखने की वो बात आवाम से भी कर रहे हैं। अब ऐसे हालात के अंदर आप वसीम खान साहब का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? बड़ा अहम होगा कि उनका फ्यूचर इसमें क्या रहता है, और क्या CEO का बिल्कुल रोल ख़त्म हो जाएगा? दूसरा, ऐसा चेयरमैन जो वन मैन शो शायद चाह रहा है, देखने में ये लग रहा है, कप्तान को वाकई उतना स्ट्रॉन्ग कर सकेगा जितनी वो बात कर रहे हैं? अच्छा सवाल है आपका। देखें, सीधी सी बात है कि अगर आप उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ओपनिंग 2-3 मिनट्स देख लें तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। उन्होंने हर चीज पे तो आदम एतमाद कर दिया। उन्होंने कहा पिचेस ठीक नहीं है, डोमेस्टिक क्रिकेट ठीक नहीं है, हमारी कोचिंग ठीक नहीं हो रही। उन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि मैं मौजूदा सेटअप पे ट्रस्ट नहीं करता। इसका मतलब है चेंजेस तो आएंगी। मुझे भी ऐसा ही लगता है कि शायद आगे चल के हमें CEO की जरूरत ना पड़े। मेरे ख्याल में जो मेरी इत्तला है कि डायरेक्टर क्रिकेट का कोई ओहदा लाया जाएगा इंग्लैंड क्रिकेट की तर्ज पर। आपको पता है कि वहाँ पर एशले चाइल्स और एंड्रयू स्ट्रॉस जैसे लोग मैनेजमेंट में काम करते रहे, डायरेक्टर क्रिकेट काम करते रहे, एंडी फ्लावर भी आए। तो उसके बाद जो है ना एक पूरा क्रिकेटिंग एक थिंक टैंक बन गया था। वहाँ चेयरमैन का नाम किसी को पता नहीं होता हमदा। वहाँ सब ये जानते हैं कि एंड्रयू स्ट्रॉस और जो आपके एशले चाइल्स हैं और फिर एंडी फ्लावर, ये क्रिकेट को संभाल रहे हैं। उसके बाद फिर हमने देखा कि बहुत सारे और क्रिकेटर्स भी आए। और दूसरी जाते बात है वन मैन शो की। देखिए, एक बात तो उन्होंने बड़ी ठीक की कि एक बाबर आजम की अगर परफॉर्मेंस अच्छी होगी तो इख्तियारात जचेंगे, नहीं होगी तो प्रॉब्लम हो सकती है। बिल्कुल। अच्छा, न्यूजीलैंड के दौरे के हवाले से हम बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंट होगा? और इसके बाद अगर हम देखें T20 वर्ल्ड कप के बाद पाकिस्तान का दौरा है, बांग्लादेश शेड्यूल है, बांग्लादेशी टीम की अगर हम बात करें तो इस वक्त शानदार कारकर्दगी दिखा रही है, कैसा मुकाबला मुतवक्किल होगा फिर? देखिए, न्यूजीलैंड की टीम तो अभी हमदा बात कर रहे थे ना कि पिचेस कैसी होगी। हमदा सोचे अगर उनके इख्तियार में होता तो वो पिचेस वर्ल्ड T20 ले आते। इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस अपने होम ग्राउंड पे इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। लेकिन आप देखें 2015 में भी जब पाकिस्तान टीम गई थी
तो हमें वाइट वॉश किया था उन्होंने। तो उसका मतलब है कि अपने मुल्क में एक बहुत खतरनाक टीम है, पाकिस्तान को किसी खुशहमी में मुब्तला नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा गफार भाई, अभी जो क्रिकेट होने जा रही है उस हवाले से भी जो मैथ्यू हेडन का फैसला है, आप उसको कैसे देख रहे हैं? फिलैंडर का फैसला है, वो आप कैसे देख रहे हैं? और गालिबन सकलैन मुश्ताक साथ होंगे, तो ये मैसेज क्या है सकलैन मुश्ताक का साथ होना, कि वो शायद अगले जो कोचिंग स्टाफ होगा उसका भी शायद मेंबर होंगे? देखिए लगता है ऐसा ही है, क्योंकि मैथ्यू हेडन और फिलैंडर तो बिल्कुल वर्ल्ड कप के ऊपर जो है वो टीम को संभालेंगे, तो कोई एक तो ऐसा बंदा चाहिए ना जो ब्रिज का रोल प्ले करे। सकलैन मुश्ताक, हमदा शायद आपको याद होगा, मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि सकलैन मुश्ताक कोई मामूली क्रिकेटर नहीं है, कोई मामूली कोच नहीं है। दुनिया में मॉडर्न डे वनडे क्रिकेट के जो ऑफ स्पिन का शोबा है, स्पेशली वनडे क्रिकेट का, उसके तो वो इन्वेंटर हैं दूसरा के। आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड क्लास परफॉर्मर थे, दुनिया के हर मुल्क में जाके परफॉर्म किया है। दूसरा मोस्ट क्वालिफाइड कोच है वो आपके पाकिस्तान में, और इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज सबके साथ काम किया। 2019 में जब इंग्लैंड की टीम वर्ल्ड कप जीती तो ड्रेसिंग रूम में एज अ कंसल्टेंट मौजूद थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई छोटे मोटे और मामूली क्रिकेटर हैं, हमें उनको बड़ी ड्यू रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और मेरे ख्याल में इस वक्त जब वो बतौर डायरेक्टर, उनका बल्कि हेड ऑफ प्लेयर्स डेवलपमेंट का जो है वो शोबा था, वहां से वो प्रमोट होके आए हैं, तो डायरेक्ट एंट्री भी नहीं हुई। पीसीबी में एक साल से काम कर रहे थे, सिस्टम को समझ गए हैं। आई थिंक मुझे भी ऐसा लगता है कि वर्ल्ड कप में वो पाकिस्तान टीम के हेड कोच हो सकते हैं, और फिर मैथ्यू हेडन, फिलैंडर उनके साथ बतौर मुआवन कोचेज या कंसल्टेंट मौजूद होंगे। अच्छा अब्दुल गफ्फार साहब, एक और बात ये कि डीआरएस टेक्नोलॉजी का जो है इस्तेमाल नहीं किया जा रहा इन मैचेस में, कोताही आप समझते हैं किसकी जानिब से की गई है कि इतना बड़ा मतलब कि डिसीजन, जिस तरह से हम कहें कि अगर डिसीजन रिव्यू नहीं होगा इन मैचेस में तो इसकी परफॉर्मेंस के ऊपर कितना ज़्यादा असर पड़ेगा? अगर आसान कर ले, हम सोए रह गए और IPL वाले जो हैं वो सारा डीआरएस लेके चले गए, हमें नहीं पता था कि हमने सीरीज करनी है। देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या कहता है कि जो ICC अप्रूव डीआरएस ऑपरेटर्स होते हैं वो अनअवेलेबल थे, ऑब्वियसली IPL की वजह से, एक दो सीरीज की वजह से। मैंने कुछ और ब्रॉडकास्टिंग में पूछा तो उन्होंने भी कहा कि अवेलेबल ही नहीं थे, फिर बहुत सारे लोग क्वारंटीन की वजह से नहीं आ सकते थे। लेकिन मैं तो एक बात जानता हूँ, हमदा आप और मैं यहाँ शो कर रहे हैं, यहाँ आप और मैंने शो करना है, आपने कैसे भी ऑनर आना है और मुझे भी कैसे ही ज्वाइन करना है। इसके पीछे आम आदमी को क्या पता है कि क्या हो रहा है। तो इसी तरह क्रिकेट बोर्ड का भी यही मामला है, उनको ये मेक श्योर करना चाहिए था कि डीआरएस हो, क्योंकि दुनिया की जिम्बाब्वे में सीरीज हो रही है, उस मुल्क में जहाँ पर पैसा तक नहीं क्रिकेट में, अगर वहाँ डीआरएस पहुंच गया है तो हमें क्या पता, या आम आदमी को क्या पता हमदा कि क्या प्रॉब्लम है क्वारंटीन के दूसरे। उनको तो सीरीज में इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट चाहिए। तो ये बहुत सीरियस किस्म की लैक ऑफ जो है वो प्रोफेशनलिज्म हुई है, और लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन कह लें, लैक ऑफ मैनेजमेंट कह लें। और अमीर राजा साहब ने तो स्पेशली इस पर डिस्प्लेजर किया, तो मुझे लगता है कि उनकी जो नाराजगी मैंने देखी इस सवाल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वाहिद वो सवाल था जहाँ वो मीडिया के बजाय बोर्ड से नाराज थे। ये बात ठीक है। अच्छा गफ्फार भाई ये भी बता दीजिएगा, मोहम्मद हफीज़ का मामला क्या ठंडा हो गया है या अभी तक गर्म है? कामरान अकमल कल कुछ बात कर रहे थे, वो कह रहे थे मेरी हफीज़ से बात तो नहीं हुई है, लेकिन अगर हफीज़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो शायद उसमें हफीज़ की रिटायरमेंट भी होगी, क्योंकि हफीज़ अगर T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे तो वो इज्जत के साथ खेलना चाहेंगे। आपको लग रहा है मामला ठंडा हो गया, क्योंकि उन्होंने रमीज़ राजा को वैसे मुबारकबाद दी है ट्वीट के जरिए? आपके आखिरी सवाल में आपका जवाब है। यानी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होगी? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि देखें वर्ल्ड T20 करीब है, और अब देखें ना एक क्रिकेटर जो है वो चेयरमैन के ओहदे पे मौजूद है। देखिए यही डैमेज कंट्रोल होता है। ये खबर भी आई अगर हमजा के हफीज नाराज हैं, ये मामला इस नैट तक पहुंचा, ये भी क्रिकेट बोर्ड की नाअहली है। देखें मैनेजमेंट क्या होती है, मैनेजमेंट ये होती है कि आप वक्त से पहले ऐसा काम करते हैं कि आपको कुछ चीज़ फेस ना करनी पड़े। चूंकि रमीज राजा भी आए नहीं थे तो मैं तो उनको यहाँ बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा, लेकिन जो बाकी लोग क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, ये उनके सोचने की बात है कि मोहम्मद हफीज के हवाले से ये खबरें मीडिया में आई। यकीनी तौर पर उनको कोई कंसर्न थे, उनकी बात ठीक भी है, शायद कम्युनिकेशन नहीं हुई बोर्ड से, मैंने पता किया तो बताया जाता है कि इनिशियल प्लान वही था जो सबके लिए था। बाद में मोहम्मद हफीज क्योंकि रवाना हो गए, इमाद वसीम का अगला मैच था तो वो रवाना नहीं हुए, तो वो वहाँ पर मौजूद है, हफीज यहाँ हैं। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड तो दिखाई दिया है। मे बी कि इसमें क्रिकेट बोर्ड की गलती ना हो, लेकिन भाई फिर वही बात है कि कभी कभी आप और हम सबको ऐसे काम करना पड़ते हैं जो कम्युनिकेशन से आप वक्त से पहले करते हैं ताकि सूरत हाल ही जन्म न ले। तो ये सोचना पड़ेगा कि आप चीज़ें पहले से प्लान करें, ताकि इस तरह की फिर नेगेटिव खबरें वर्ल्ड कप से पहले किसी के हवाले से भी ना चल रही हैं। बिल्कुल ठीक है गफ्फार भाई, बहुत शुक्रिया आपका। सब सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, सीरीज़ शुरू होने वाली है और देखते हैं कि इस सीरीज़ में पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करता है, लेकिन नए कोचेस पर इसकी जिम्मेदारी आयद नहीं की जा सकती। अगर अच्छे या बुरे रिजल्ट्स हों, इसी तरह नए चेयरमैन पे भी नहीं की जा सकती। जाते जाते आपको एक अहम चीज़ बताते चलें, अगर
आप पुराने एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो किसी दूसरे फ़ोन को इस्तेमाल करने का इरादा कर लें या फिर एंड्रॉयड का ताज़ा तरीन वर्जन जो है अपडेट कर लें, क्योंकि बिल्कुल गूगल ने अब ऐलान किया हमसे 27 सितंबर से एंड्रॉयड 2.3 में गूगल की मकबूल ऐप्स यूट्यूब, गूगल प्ले स्टोर, गूगल मैप्स, जीमेल और दीगर भी जो हैं वो जो उनकी ऐप्स हैं वो काम नहीं करेंगी। और इन ऐप्स को इस्तेमाल करने के लिए एंड्रॉयड 3.0 अपग्रेड करने की ज़रूरत है। जल्दी से अपनी सेटिंग्स में जाएं, चेक करें, अगर अपग्रेड नहीं किया तो कर लें, क्योंकि आप फिर ये सब कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि स्मार्टफोन इस्तेमाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, अगर अपग्रेड नहीं कर सकते तो फिर नया फ़ोन ले लें। चलें जी, हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।